नमस्कार। आज हमारे पास जो स्लाइड्स हैं वो कह सकते हैं कि जीव जगत की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को समझने की चाबी है। हाँ, बिल्कुल। टॉपिक है जीव जगत, विविधता एवं वर्गीकरण। और इन स्लाइड्स का जो मिशन है वो है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी। तो आज हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रखेंगे बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझेंगे जिसने पृथ्वी के लाखों जीवों को एक व्यवस्था दी है। सही कहा। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो पहली स्लाइड तो बस हमारे आज के विषय का टाइटल है, जीव जगत, विविधता एवं वर्गीकरण, और सब टाइटल है कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी। ये सुनने में तो किसी अकादमिक किताब के चैप्टर जैसा लगता है। बिल्कुल, पर ये उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये असल में एक जासूसी कहानी की तरह है। सोचिए, जब इंसान ने अपने आसपास देखना शुरू किया तो उसे लाखों तरह के पेड़ पौधे और जानवर दिखे। ये सब क्या हैं? कौन किससे जुड़ा है? इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश ही है ये पूरा विज्ञान। अच्छा? और कॉन्सेप्ट टू क्लैरिटी का मतलब है कि हम हर सुराग को, हर एक कॉन्सेप्ट को साफ साफ समझेंगे, कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। ये दिलचस्प है, लेकिन अगली स्लाइड तो सीधे मुद्दे पर आ जाती है, विषय का महत्व। इसमें दो बातें लिखी हैं, एक तो यूपीएससी पीसीएस प्रासंगिकता और दूसरी वैज्ञानिक उपयोगिता। तो क्या ये सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए है? एग्जाम एक हिस्सा है, हाँ, लेकिन वो एक छोटी तस्वीर है। ये सही है कि प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं में सीधे सवाल आते हैं, जैसे पैंथेरा टिग्रिस किसका नाम है? हाँ, आते हैं। या फिर शेर और बाघ को किस वंश यानी जीनस में रखा गया है? ये आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। लेकिन इसका जो असली मजा है वो इसकी वैज्ञानिक उपयोगिता को समझने में है। वो कैसे? आप सोचिए, अगर भारत में कोई वैज्ञानिक बाघ पर रिसर्च कर रहा है और उसे अमेरिका के किसी वैज्ञानिक से बात करनी है जो टाइगर पर काम कर रहा है, अगर दोनों के पास एक कॉमन नाम ना हो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। बहुत ज्यादा। वैज्ञानिक नाम जैसे पैंथेरा टिग्रिस एक ग्लोबल भाषा की तरह है। ये नाम पूरी दुनिया में एक ही जीव के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे कोई भ्रम नहीं रहता। ये साइंस की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अच्छा, तो ये एक तरह का ग्लोबल पासपोर्ट है हर जीव के लिए। अब अगली स्लाइड में कुछ शब्द हैं, जैव विविधता, नाम पद्धति, द्विपद नाम, वर्गीकी, पदानुक्रम और जातिवृत्त। ये शायद हमारा रोड मैप है ना? एकदम सही। ये वो 6 पिलर्स हैं जिन पर आज की हमारी पूरी चर्चा टिकी होगी। हम पहले देखेंगे कि जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का स्केल कितना बड़ा है। फिर समझेंगे कि इन लाखों जीवों को नाम देने का वैज्ञानिक तरीका यानी नॉमेनक्लेचर क्या है। फिर उस तरीके के नियम यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को जानेंगे। इसके बाद हम टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स के फर्क को समझेंगे और फिर उस हिरार्की या पदानुक्रम को देखेंगे जिसमें जीवों को सजाया गया है। ठीक है, तो मंच तैयार हो गया है। हमने समझ लिया है कि हम क्या और क्यों करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। अगली स्लाइड पर एक बहुत बड़ी संख्या लिखी है, जैव विविधता का विस्तार 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। हाँ, और ये संख्या दिमाग घुमा देती है। ये वो प्रजातियां हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब तक खोज कर पहचान कर उनका नाम रख चुके हैं। 17 लाख। 17 लाख। और मजे की बात यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे हम गहरे समंदर या अमेज़न के अनदेखे जंगलों को खंगाल रहे हैं, ये लिस्ट हर साल लंबी होती जा रही है। हम सचमुच अपनी धरती पर जीवन की विविधता की सतह को ही बस खरोच रहे हैं अभी। 17 लाख प्रजातियां, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। और यहीं से शायद मेरी अगली उलझन शुरू होती है, जो अगली स्लाइड का टॉपिक भी है, स्थानीय नामों की समस्या। अगर एक ही कुत्ते को कहीं डॉग कहते हैं, कहीं कुत्ता, कहीं पैरो, तो फिर 1.8 मिलियन प्रजातियों के साथ तो कितनी बड़ी कंफ्यूजन होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सबसे बड़ी चुनौती थी। स्थानीय नाम बहुत अच्छे होते हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, पर विज्ञान में इनसे अराजकता फैल सकती है। स्लाइड पर जो कुत्ते का उदाहरण है वो एकदम सटीक है। अगर वैज्ञानिकों के पास कैनिस लूपस फैमिलियारिस जैसा एक मानक, एक स्टैंडर्ड नाम ना हो तो रिसर्च और बातचीत वो असंभव हो जाएगी। तो इस मानकीकरण को, इस स्टैंडर्डाइजेशन को लागू कौन करता है? क्या कोई ग्लोबल साइंस पुलिस है जो इन नामों को मंजूरी देती है? अगली स्लाइड में 2 लोगो हैं, ICBN और ICZN। साइंस पुलिस तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नियम बनाने वाली संस्थाएं जरूर हैं। नाम रखने की इस प्रक्रिया को नॉमेनक्लेचर कहते हैं और जीव की पहचान करने को आइडेंटिफिकेशन। ओके। इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए 2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय कोड हैं।
एक है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, जो पेड़ पौधों के नामकरण के नियम तय करता है, और दूसरा है ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जो जंतुओं यानी एनिमल्स के लिए नियम बनाता है। तो ये पक्का करते हैं कि सब एक ही सिस्टम फॉलो करें? बिल्कुल, ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी वैज्ञानिक अपनी मर्जी से किसी भी जीव का कुछ भी नाम न रख दे। एक पूरा सिस्टम है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकैप करते हैं। अब तक हमने ये समझा कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता बहुत विशाल है, और इस विविधता को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने स्थानीय नामों की कंफ्यूजन को दूर कर एक ग्लोबल सिस्टम बनाया है, जिसे ICBN और ICZN जैसी संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। बिल्कुल सही। तो अगर मुझे कोई नई प्रजाति मिलती है, तो क्या मैं उसका कोई भी लैटिन सा नाम रख सकती हूँ, या इसके भी कुछ नियम हैं? अगली स्लाइड का शीर्षक है नामकरण के सार्वभौमिक नियम, और इसमें आम का उदाहरण है मैंजीफेरा इंडिका। बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। इसके 4 सुनहरे नियम हैं, जिन्हें कैरोलिस लॉनियस ने लोकप्रिय बनाया था, और ये नियम बहुत जरूरी हैं। अच्छा, क्या है वो नियम? पहला, भाषा। वैज्ञानिक नाम हमेशा लैटिन में होते हैं और प्रिंटिंग में तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ओके। दूसरा, नाम के 2 हिस्से होते हैं। पहला शब्द वंश मतलब जीनस बताता है, और दूसरा जाति यानी स्पीशीज, जैसे मैंजीफेरा वंश है और इंडिका जाति। ठीक है, जीनस और स्पीशीज। तीसरा, अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना होगा। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, जीनस का पहला शब्द हमेशा कैपिटल होगा और स्पीशीज का पहला शब्द हमेशा स्मॉल होगा। देखिए, मैंजीफेरा का M कैपिटल है और इंडिका का I स्मॉल है। ये नियम तो काफी सीधे और सरल हैं, लेकिन मैंने कभी-कभी नाम के आगे भी कुछ लिखा देखा है, जैसे अगली स्लाइड में लिखा है मैंजीफेरा इंडिका और फिर ब्रैकेट में लिन। ये लिन क्या है? ये उस वैज्ञानिक को सम्मान देने का तरीका है जिसने सबसे पहले उस प्रजाति का वर्णन किया था। इसे ऑथर साइटेशन कहते हैं। ऑथर साइटेशन। हाँ, यहाँ लिन का मतलब है लिनियस। ये बताता है कि आम की इस प्रजाति का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्णन लिनियस ने किया था। ये एक तरह से उस नाम के स्रोत का रिकॉर्ड है। अच्छा, तो ये पूरा सिस्टम सिर्फ नाम रखने और उसे ऑर्गेनाइज करने का है। करेक्ट। पर अगली स्लाइड 2 शब्दों की बात करती है, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स। ये सुनने में तो मतलब काफी एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है और इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, टैक्सोनॉमी एक लाइब्रेरियन की तरह है। लाइब्रेरियन? अच्छा, हाँ। जो किताबों को उनके कवर, साइज और विषय के हिसाब से शेल्फ पर लगाता है। मतलब जीवों की पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनका वर्गीकरण करना। फोकस इस पर है कि क्या और कैसा है। ओके। लेकिन सिस्टमैटिक्स जो है वो एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ किताबों को शेल्फ पर नहीं लगाता, बल्कि ये भी देखता है कि कौन सी किताब किस लेखक से प्रभावित है, उनका ऐतिहासिक क्रम क्या है। मतलब उनका विकासवादी संबंध, उनकी हिस्ट्री। एग्जैक्टली। सिस्टमैटिक्स में टैक्सोनॉमी तो शामिल है ही, साथ में जीवों के बीच विकासवादी संबंधों यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का अध्ययन भी होता है। कौन सा जीव किसका पूर्वज है, कौन किससे कितना करीबी है, ये सिर्फ एक कैटलॉग नहीं, बल्कि जीवन का पूरा फैमिली ट्री बनाने की कोशिश है। वाह, मतलब टैक्सोनॉमी एक फोटो एल्बम है और सिस्टमैटिक्स एक पूरा फैमिली ट्री है, जिसमें DNA रिपोर्ट भी लगी है कि कौन किससे जुड़ा है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है, बिल्कुल सही कहा। तो ठीक है, एक और रिकैप। अब तक हमने वैज्ञानिक नाम लिखने के नियम सीखे, लेखक का नाम क्यों जुड़ता है ये समझा, और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बीच का बड़ा फर्क भी जान लिया। अब उस फैमिली ट्री के स्ट्रक्चर पर आते हैं। अगली स्लाइड का शीर्षक है वर्गीकी पदानुक्रम, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसमें एक पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे स्पीशीज है और सबसे ऊपर किंगडम। ये देखने में थोड़ा जटिल लगता है। इसे जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। इसे किसी के पते की तरह सोचिए। जैसे आपका पता होता है मकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, राज्य और फिर देश। हर लेवल आपको एक ज्यादा बड़ी कैटेगरी में डालता है। अच्छा, एक पते की तरह। हाँ, ये पिरामिड भी ठीक वैसा ही है। ये वर्गीकरण के 7 मुख्य लेवल हैं। सबसे नीचे और सबसे खास है जाति, स्पीशीज, फिर वंश, जेनस, कुल, फैमिली, गण, ऑर्डर, वर्ग, क्लास, संघ, फाइलम और सबसे ऊपर जगत, किंगडम। और इसका सबसे जरूरी सिद्धांत क्या है? टम की तरफ जीवों के बीच समानताएं कम होती जाती है। अच्छा।
एक स्पीशीज के दो जीवों में बहुत ज्यादा समानता होगी, लेकिन एक किंगडम के दो जीवों जैसे एक हाथी और एक मकड़ी में बहुत कम समानता होगी। चलिए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। हम इंसानों के पते से शुरू करते हैं। पिरामिड का सबसे निचला लेवल है जाति स्पीशीज। तो हमारी जाति क्या है? हमारी जाति है सेपियंस। जाति जो है वो वर्गीकरण की सबसे मौलिक, सबसे फंडामेंटल यूनिट है। इसमें वो जीव आते हैं जो आपस में बहुत मिलते जुलते हैं और प्राकृतिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। तो जैसे आम की जाति इंडिका है, शेर की लियो है, वैसे ही इंसानों की सेपियंस है। ठीक है, तो हम सेपियंस हैं। अब एक लेवल ऊपर है वंश, जीनस। हमारा वंश क्या है? हमारा वंश है होमो। वंश यानी जीनस में मिलती जुलती जातियों को रखा जाता है। तो होमो वंश में हमारे अलावा निएंडरथल जैसी और भी मानव प्रजातियां थीं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। ओह, ओके। ठीक वैसे ही जैसे पैंथेरा वंश में शेर, लियो, बाघ, टाइग्रस और तेंदुआ, परडस तीनों आते हैं। तो हम हुए होमो सेपियंस। अब और जूम आउट करते हैं। कुल, फैमिली। हमारी फैमिली कौन सी है? हमारी फैमिली है होमिनिडे। कुल में मिलते जुलते वंशों को रखा जाता है। तो होमिनिडे फैमिली में हमारे होमो वंश के अलावा गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरेंगुटान के वंश भी आते हैं। अच्छा। वहीं बिल्ली की फैमिली फीलेडे है, जिसमें घरेलू बिल्ली और शेर दोनों आते हैं। स्लाइड में एक मजेदार चेतावनी भी है कि कुत्ता यानी डॉग कैनिडीय फैमिली का है, फीलेडे का नहीं। ठीक है, तो हमने हायरार्की के निचले 3 लेवल समझ लिए। जाति सबसे छोटी इकाई, मिलती जुलती जातियों का समूह वंश, और मिलते जुलते वंशों का समूह कुल कहलाता है। बिल्कुल। अब अगला लेवल है गण, ऑर्डर। हमारा गण क्या है? हमारा गण है प्राइमेटा। गण में मिलती जुलती फैमिलीज को रखा जाता है। तो प्राइमेटा गण में हमारी होमिनिडे फैमिली के साथ साथ बंदरों की फैमिली भी आती है। इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे हाथों से चीजें पकड़ने की क्षमता। एक और उदाहरण है कार्निवोरा गण, जिसमें बिल्ली वाली फेलिडे फैमिली और कुत्ते वाली कैनिडे फैमिली दोनों आती हैं, क्योंकि ये सब मांसाहारी हैं। और गण से ऊपर है वर्ग, क्लास। बिल्कुल, हमारा वर्ग है मेमेलिया यानी स्तनधारी। अब देखिए इस कैटेगरी में कितने अलग अलग तरह के जीव आ गए। प्राइमेटा गण जिसमें हम और बंदर हैं, और कार्निवोरा गण जिसमें शेर और कुत्ते हैं, ये दोनों ही मेमेलिया वर्ग में हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबके शरीर पर बाल होते हैं और हम अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम पिरामिड में काफी ऊपर आ गए हैं। अगला है संघ, फाइलम। हमारा संघ है कॉर्डाटा। संघ में एक जैसे वर्गों को रखा जाता है। कॉर्डाटा संघ की सबसे बड़ी पहचान है रीढ़ की हड्डी या नोटोकॉर्ड का होना। तो इस एक संघ में मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी और हम स्तनधारी सभी आ जाते हैं। सभी? हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है कि जानवरों के लिए संघ, फाइलम शब्द इस्तेमाल होता है और पौधों के लिए भाग, डिवीजन। और अब सबसे ऊपर हमारा जगत, किंगडम। हमारा जगत है एनिमेलिया यानी जंतु जगत। ये सबसे बड़ी और सबसे विविध कैटेगरी है। इसमें एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल वेल तक सब शामिल हैं। दूसरा मुख्य जगत है प्लांटे यानी पादप जगत। अब आप देख सकती हैं कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम तक आए, समानताएं कितनी कम हो गईं। एक इंसान और दूसरे इंसान में बहुत समानता है, पर एक इंसान और एक केंचुए में बहुत कम, भले ही दोनों एनिमेलिया जगत में हैं। वाह, ये तो सच में किसी पते की तरह ही है। होमो सेपियंस, होमिनिडे फैमिली, प्राइमेटा गण, मेमेलिया वर्ग, कॉर्डाटा संघ और एनिमेलिया जगत। अब ये पूरा सिस्टम बहुत साफ लग रहा है। हाँ, अब ये लॉजिकल लगता है। अगली कुछ स्लाइड्स में यही सब कुछ केस स्टडीज के रूप में दिया गया है। पहली तो मानव की है, जिसे हम अभी अभी समझ चुके हैं। हाँ, होमो सैपियन से लेकर फाइलम कॉर्डाटा तक ये केस स्टडी पूरे पदानुक्रम को एक साथ देखने में मदद करती है। दूसरी केस स्टडी है घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई की। इसका पता क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूस्का डोमेस्टिका। वंश म्यूस्का, फैमिली म्यूसिडे, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा और संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। हाँ, अब देखिए हमारा संघ कॉर्डाटा था और इसका आर्थ्रोपोडा है। यहीं से हमारे रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितनी सटीकता से हर जीव को उसकी सही जगह पर रखता है। और आखिरी केस स्टडी एक पौधे की है, आम, मैंगो। इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका। वंश मैंजीफेरा, फैमिली अनाकार्डियेसी, गण सैपिंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडोने। और यहाँ संघ नहीं होगा। सही पकड़ा। यहाँ संघ की जगह हम कहेंगे भाग।
यानी डिवीजन जो है, एंजियोस्पर्म है, मतलब पुष्पी पादप। इन तीनों उदाहरणों से एक स्तनधारी, एक कीट और एक पौधा, ये पूरा सिस्टम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तो ये थी हमारी जीव जगत विविधता एवं वर्गीकरण पर एक गहरी पड़ताल। हमने 17 लाख प्रजातियों की विशाल संख्या से शुरू किया, नामों की उलझन को सुलझाया और फिर उस खूबसूरत पदानुक्रम को समझा जो जीवन की लाइब्रेरी को व्यवस्थित करता है, एक छोटे से पते जाति से लेकर एक महाद्वीप जगत तक। बिल्कुल, हमने देखा कि ये सिर्फ रटने वाले नामों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल सिस्टम है जो हर जीव को पूरी कायनात में उसका एक अनूठा स्थान देता है। पर अब अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा। बताइए। ये पूरा सिस्टम हमारे आज के ज्ञान पर आधारित है। कल जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से कोई नया जीव बना देंगे या मंगल पर किसी अलग तरह का जीवन खोज लेंगे, तो क्या हमारा ये पता लिखने का तरीका, ये वर्गीकरण काम करेगा या हमें इसे भी बदलना पड़ेगा? एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद जीवन को समझने की हमारी कोशिश कभी खत्म नहीं होती। धरती पर ना अरबों जीव हैं, एक नंगी आंखों से ना दिखने वाले बैक्टीरिया से लेकर समंदर पर राज करने वाली विशालकाय ब्लू व्हेल तक। बिल्कुल, बहुत बड़ी विविधता है। हाँ, और अगर मैं सामने इन सब का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दूं, तो शायद ये एक भयानक अराजकता या मतलब जिसे हम केओस कहते हैं वैसा लगेगा। एकदम अस्त व्यस्त। वही तो। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि विज्ञान ने इस पूरी भीड़ को कैसे सुलझाया है? आज हमारे इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो असल में 1969 में R.H. विटेकर द्वारा बनाए गए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण पर आधारित है। और ये वर्गीकरण ना, हाँ। ये सिर्फ जीवों की कोई बोरिंग सी लिस्ट नहीं है। एकदम नहीं, ये असल में स्टोरी ऑफ लाइफ है। सही कहा। ये वो नक्शा है जो बताता है कि जीवन एक साधारण सी कोशिका से शुरू होकर आज की इस जटिल दुनिया तक, मतलब यहाँ तक कैसे पहुंचा। ना ऐसा है जैसे बिना इंडेक्स के कोई हजारों पन्नों की किताब पढ़ना। हाँ, अब बस पन्ने पलटते रहेंगे। हाँ, कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। विटेकर ने जो किया वो सिर्फ जीवों को अलग अलग डिब्बों में डालना नहीं था, उन्होंने विकास या एवोल्यूशन के धागे को पकड़ा। जब हम इस क्लासिफिकेशन को गहराई से देखते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है कि जीवन कैसे सरल से जटिल होता गया। हाँ। कैसे जीवों ने अपनी जरूरत और माहौल के हिसाब से खुद को अपग्रेड किया। तो इस अपग्रेड के आधार क्या थे? मतलब अगर मुझे जीवों को बांटना है, हाँ। तो मैं उन्हें रंग या आकार के हिसाब से भी तो बांट सकती हूँ ना? बांट सकते हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक तरीका नहीं होगा। हाँ, तो विटेकर ने कौन से वैज्ञानिक पैमाने इस्तेमाल किए? हमारे स्रोत बताते हैं कि उन्होंने 5 मुख्य पिलर्स या आधार चुने। सही। पहला था सेल स्ट्रक्चर या कोशिका संरचना, यानी प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक। दूसरा शारीरिक संगठन, मतलब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय। तीसरा था पोषण या न्यूट्रिशन का तरीका। और चौथा, जो मुझे सबसे दिलचस्प लगा, वो है फाइलोजेनी। और पांचवा है सेल वॉल या कोशिका भित्ति की उपस्थिति। मैं ये सोच रही थी कि ये फाइलोजेनी असल में क्या है? क्या ये किसी तरह का बहुत बड़ा फैमिली ट्री है? एक तरह से हाँ। फाइलोजेनी को हम जीवों का विकासवादी इतिहास या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कह सकते हैं। अच्छा। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आज 2 जीव एक जैसे दिखते हैं या नहीं, बल्कि ये गहराई में जाकर देखता है कि अतीत में उनके पूर्वज कौन थे, क्या वे एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, यानी उनका आपस में क्या रिश्ता है। बिल्कुल। और जहां तक बाकी आधारों की बात है वो भी उतने ही तार्किक हैं। सेल स्ट्रक्चर को ही लें। प्रोकैरियोटिक का मतलब है एक ऐसा प्राचीन और बुनियादी डिजाइन जिसमें कोई ट्रू न्यूक्लियस या असली केंद्रक नहीं होता। मतलब कोई कंट्रोल रूम नहीं है। हाँ, डीएनए बस कोशिका के अंदर ऐसी तैरता रहता है। इसके उलट यूकैरियोटिक सेल एक बहुत ही हाईटेक फैक्ट्री की तरह है, जिसमें एक प्रॉपर कंट्रोल रूम होता है। एकदम सही। एक केंद्रक होता है जो बाकायदा एक झिल्ली या मेम्ब्रेन से ढका होता है। और शारीरिक संगठन भी तो इसी तरह का एक शिफ्ट है ना? मतलब एक सेल सारी जिम्मेदारी खुद उठा रही है, बनाम करोड़ों सेल्स का एक नेटवर्क जो काम बांटकर एक पूरा शरीर चला रहा है। डिवीजन ऑफ लेबर जिसे हम कहते हैं। हाँ, फिर न्यूट्रिशन का तरीका आता है। ऑटोट्रॉफिक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक, जो दूसरों पर निर्भर है। और पांचवा आधार सेल वॉल, मतलब क्या कोशिका के बाहर कोई सख्त कवच है, और अगर है तो वो किस केमिकल का बना है। जैसे पौधों और फंगस दोनों में सेल वॉल होती है, लेकिन स्रोत बताते हैं कि दोनों का मटेरियल बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है।
और इन्हीं 5 पैमानों को मिलाकर विटेकर ने जीवन के उन 5 साम्राज्यों की नींव रखी जिन्हें आज हम 5 किंगडम कहते हैं। तो चलिए इस कहानी के सबसे पहले साम्राज्य या पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा, द बिगिनर्स। हाँ, द बिगिनर्स। स्रोत इन्हें पृथ्वी के सबसे प्राचीन निवासी बताते हैं। ये वो जीव हैं जो तब से मौजूद है जब धरती पर जीवन की बस शुरुआत ही हो रही थी। एकदम शुरुआती दौर। लेकिन एक बात बताइए, अगर इनके पास कोई असली केंद्रक नहीं है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, तो ये सरवाइव कैसे करते हैं? ये तो बस बुनियादी रसायनों के एक थैले जैसे लगते हैं। ये जितने साधारण दिखते हैं ना उतने हैं नहीं। मुनेरा जगत के सभी जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं। चूंकि इनके पास कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, इसलिए इनके डीएनए वाले हिस्से को एक खास नाम दिया गया है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। हाँ, और सर्वाइवल के लिए इनके पास एक बहुत ही मजबूत सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम के एक जटिल रसायन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन, ये नाम याद रखना जरूरी है। बहुत जरूरी है, खासकर परीक्षा के नजरिए से। ये पेप्टिडोग्लाइकेन एक तरह का बेहद सख्त जाल है जो इस एक कोशिकीय जीव को फटने या बाहरी झटकों से बचाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इस जगत में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। मतलब बैक्टीरिया ने ही मोनेरा किंगडम पर पूरा एकाधिकार किया हुआ है। उनका ही राज है यहाँ। हाँ, और आकार के हिसाब से भी तो इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे अगर गोल है तो कोकस, छड़ या रॉड जैसे हैं तो बैसिलस, और अगर कॉमा के आकार के हैं तो विब्रियो, और स्पाइरल हैं तो स्पाइरलम। बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनके रहने की जगह। मतलब ये उबलते हुए एसिड वाले झरनों से लेकर गहरी बर्फ और यहाँ तक कि हमारे पेट की आंतों में भी मजे से रह रहे हैं। बैक्टीरिया की इसी एडेप्टेबिलिटी या अनुकूलन क्षमता ने ही तो उन्हें अरबों सालों से बचा के रखा है। जब धरती का माहौल ऐसा था कि कोई और जीव पल भर भी जिंदा नहीं रह सकता था, मतलब ऑक्सीजन तक नहीं थी, तब भी बैक्टीरिया पनप रहे थे। कमाल है। लेकिन एवोल्यूशन कभी रुकता नहीं है। प्रकृति हमेशा नए प्रयोग करती रहती है। और इसी प्रयोग का नतीजा था जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल अपग्रेड। एग्जैक्टली। और वो अपग्रेड हमें हमारे दूसरे किंगडम में देखने को मिलता है, किंगडम प्रोटिस्टा, द ब्रिज। हाँ, प्रोटिस्टा को स्रोतों में एक ब्रिज या विकासावधि कड़ी के रूप में दिखाया गया है। मोनेरा से प्रोटिस्टा तक का सफर बहुत बड़ा है क्योंकि यहीं पर पहली बार ट्रू न्यूक्लियस या असली केंद्रक की एंट्री होती है। फर्स्ट यूकैरियोट्स। बिल्कुल, मतलब दुनिया के पहले यूकैरियोटिक जीव इसी किंगडम में सामने आए। ये अभी भी सिंगल सेल्ड या एक कोशिकीय ही हैं, लेकिन मोनेरा के मुकाबले इनकी सेल के अंदर का सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका था। और ये एडवांसमेंट ही वो वजह है जिससे प्रोटिस्टा को बाकी सारे एडवांस्ड किंगडम्स जैसे कवक, पौधे, जानवर, इन सब का पूर्वज माना जाता है। प्रोटिस्टा जगत मुख्य रूप से जलीय जीवों का समूह है। पानी में रहने वाले ये सिंगल सेल जीव एक तरह का जंक्शन है जहाँ से जीवन कई अलग अलग दिशाओं में मुड़ गया। हाँ, मैंने पढ़ा कि इनकी विविधता इतनी ज्यादा है कि कभी-कभी इसे वर्गीकरण का जंक ड्रॉर भी कह दिया जाता है। जंक ड्रॉर, हाँ ये बहुत सटीक शब्द है। क्योंकि जो जीव पौधे, जानवर या फंगस में पूरी तरह फिट नहीं होते, वो अक्सर यहाँ आ जाते हैं। बिल्कुल, और विविधता तो सच में गजब की है। डाइटम्स को ही देख लीजिए जो क्राइसोफाइट्स का हिस्सा हैं, जो समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। हाँ, हमारे ग्रह की ऑक्सीजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारी सांसों में इनका इतना बड़ा योगदान है। बिल्कुल, और फिर यूग्लेना जैसे यूग्लेनॉइड्स हैं। अरे हाँ, यूग्लेना। स्रोत बताते हैं कि यूग्लेना तो जैसे प्रकृति का कोई साइंस फिक्शन प्रयोग है। ऐसा क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी मिले तो ये पौधों की तरह प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना बना लेता है। ऑटोट्रॉफिक। हाँ, और अगर अंधेरा हो जाए तो ये एक शिकारी बन जाता है और दूसरे छोटे जीवों को खाने लगता है। मतलब पौधा और जानवर दोनों के गुण एक ही शरीर में। यूग्लिना इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि एवोल्यूशन के उस दौर में सीमाएं कितनी धुंधली थीं। जीव तय कर रहे थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है। इसी किंगडम में प्रोटोजोआ भी आते हैं। अमीबा को तो सब जानते हैं, जो शिकार को पकड़ने के लिए अपना आकार ही बदल लेता है, सूडोपोडिया बनाकर। हाँ, वो फॉल्स फीट। बिल्कुल, और प्लास्मोडियम भी है जो मलेरिया जैसी भयानक बीमारी का कारण बनता है। ये सभी यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें से कुछ ने शिकार करने का रास्ता चुना, कुछ ने धूप से खाना बनाने का, और कुछ ने परजीवी बनने का। और शिकार करने या परजीवी बनने के इसी रास्ते से थोड़ा हटकर एक और बहुत ही दिलचस्प समूह उभरा,
हमारा तीसरा किंगडम, किंगडम फंगी, कवक जगत। रिसाइक्लर्स। हाँ, मैं हमेशा सोचती थी कि मशरूम एक तरह का पौधा है, बहुत लोग यही सोचते हैं। लेकिन स्रोत साफ करते हैं कि फंगी पूरी तरह से विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं और मुख्य रूप से मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल तो होता ही नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। और फंगी का भोजन करने का तरीका बहुत ही अनोखा है। मतलब हम इंसान या जानवर खाने को पहले निगलते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे पचाते हैं। हाँ, हमारा पाचन तंत्र अंदर है। लेकिन फंगी इसके ठीक उलट काम करते हैं। वे मृत या सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर, जैसे गिरे हुए पत्ते या मरे हुए जानवर, उन पर अपने पाचक एंजाइम बाहर की तरफ छोड़ते हैं। बाहर ही छोड़ देते हैं। हाँ, वो एंजाइम उस मरे हुए पेड़ या जीव को पिघलाकर एक तरह का सूप बना देते हैं, एक लिक्विड, जिसे फंगी फिर सोख लेते हैं। यानी इनका डाइजेशन शरीर के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, ये तो बहुत ही एलियन सा तरीका है ना? और इनकी बनावट भी कम अजीब नहीं है। ये बहुकोशिकीय या मल्टी सेल्यूलर होते हैं। हालांकि यीस्ट इसका अपवाद है। हाँ, यीस्ट सिंगल सेल्ड होता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात जो मुझे लगी वो इनकी सेल वॉल है। पौधों की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है, लेकिन फंगी की सेल वॉल काइटिन नाम की एक टफ शुगर से बनी होती है। काइटिन? और ये बात मेरा दिमाग घुमा देती है, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि कीड़ों का बाहरी सख्त ढांचा भी काइटिन का ही बना होता है। एक्सोस्केलेटन, बिल्कुल। मतलब सोचिए, एक मशरूम और एक बीटल के कवच में सेम केमिकल है। ये विकासवाद के उन शानदार कनेक्शनों में से एक हैं जो अक्सर छुप जाते हैं। फंगी सिर्फ अजीब नहीं है, वे हमारे इकोसिस्टम के लिए अनिवार्य हैं। वो कैसे? अगर ये रिसाइक्लर्स ना हो तो पूरी धरती मरे हुए पेड़ों और जीवों के मलबे से दब जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स चीजों को वापस सिंपल मिनरल्स में तोड़ देते हैं। और इंसानों के साथ इनका रिश्ता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ ये हमारे दोस्त हैं। हाँ, पेनिसिलियम नाम के फंगस ने तो हमें दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दी थी। और यीस्ट ने हमें ब्रेड और बियर दी। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ये दुश्मन भी हैं। दाद या रिंगवर्म जैसी त्वचा की बीमारियां भी यही करते हैं। और मैंने सुना है कृषि में भी ये बहुत नुकसान करते हैं। हाँ, गेहूं के रस्ट जैसी बीमारियों से ये पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकते हैं। बाप रे। अच्छा, तो फंगी जो सड़ी गली चीजों को साफ कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे थे जिन्होंने एक अलग ही रास्ता चुना। प्रोड्यूसर्स का रास्ता। हाँ, उन्होंने सूरज की रोशनी को सीधे ऊर्जा में बदलने का फैसला किया। और यहाँ से एंट्री होती है हमारे चौथे किंगडम की, किंगडम प्लांटी। द प्लांट किंगडम। ये वो बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स हैं जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक। प्लांटी किंगडम की खासियत सिर्फ उनका ऑटोट्रॉफिक होना नहीं है, बल्कि उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर भी है। इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज नाम के एक बेहद मजबूत फाइबर से बनी होती है, जो इन्हें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है। बिल्कुल। और इनकी कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट असल में वो माइक्रोस्कोपिक सोलर पैनल्स हैं। कोशिका की रसोई। हाँ, जहाँ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी मिलकर जीवन को चलाने वाली ऊर्जा यानी ग्लूकोज में बदल जाते हैं। पौधों का जो विकासवादी सफर हमारे स्रोतों में दिया गया है, वो सच में किसी एपिक सर्वाइवल कहानी से कम नहीं है। मतलब पानी से निकलकर सूखी जमीन पर कब्जा करना एक बहुत लंबी यात्रा रही है। शुरुआत होती है थैलोफाइटा यानी हरे शैवाल से। हाँ, अलगी। ये तो पूरी तरह पानी में ही रहते थे, क्योंकि इनके पास पानी सोखने के लिए जड़ें नहीं थी। सही। फिर ये ब्रायोफाइटा तक पहुंचे, जैसे काई या मॉस। ये जमीन पर तो आ गए, लेकिन पानी के बिना इनका प्रजनन नहीं हो सकता था, इसलिए ये हमेशा नम जगहों पर ही अटके रहे। मैंने पढ़ा है कि इन्हें प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहा जाता है। बिल्कुल सही, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि ब्रायोफाइटा के पास जमीन पर ऊंचे उठने की कोई तकनीक नहीं थी, उनके पास वो स्ट्रक्चर नहीं था। मतलब वे जमीन पर बस कालीन की तरह ही बिछे रह सकते थे। हाँ, लेकिन फिर एक बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, वैस्कुलर टिश्यू का विकास। जाइलम और फ्लोएम। एग्जैक्टली, जाइलम और फ्लोएम। ये एक तरह का इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम था जो पानी और खाने को पौधे के हर हिस्से तक पहुंचा सकता था। वाओ! इसी के साथ टेरिडोफाइटा या फर्न का जन्म हुआ। अब पौधे गुरुत्वाकर्षण को मात देकर ऊंचे हो सकते थे, सूरज की रोशनी के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर सकते थे। इंटरनल प्लम्बिंग, क्या बात है। और फिर पानी की निर्भरता को पूरी तरह खत्म करने के लिए बीजों का आविष्कार हुआ। सीड्स। हाँ, जिम्नोस्पर्म जैसे चीड़ या पाइन के पेड़,
जिनके बीज नंगे या खुले होते हैं, हाँ। वो बिना पानी वाले सूखे इलाकों में भी अब जंगल खड़े कर सकते थे। और सबसे अंत में कौन आए? सबसे अंत में आए एंजियोस्पर्म, यानी फूल वाले पौधे। हाँ। आज की दुनिया में गुलाब की झाड़ी से लेके सेब के पेड़ तक सब एंजियोस्पर्म है। इन्होंने अपने बीजों को फलों के अंदर सुरक्षित करना सीख लिया। पौधों की ये यात्रा दिखाती है कि कैसे हर नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी की कमियों को दूर किया और खुद को बेहतर बनाया। और जहां पौधे एक ही जगह टिके रहकर मतलब शांति से ऊर्जा बना रहे थे, वहीं एक और समूह था जो उस ऊर्जा को हासिल करने के लिए लगातार गति में था, भाग दौड़ कर रहा था। हाँ, वो है हमारा पांचवा और आखिरी किंगडम एनिमेलिया, द कंज्यूमर्स, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं। बिल्कुल। ये सबसे जटिल बहुकोशिकीय समूह है। पौधों और फंगी से एनिमेलिया का सबसे बड़ा अंतर इनका न्यूट्रिशन है। इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक यानी खाने को पूरा निगलना। हाँ, फंगी की तरह खाने को बाहर पिघलाने के बजाय हम खाने को निगलते हैं और हमारे शरीर के अंदर का कॉम्प्लेक्स पाचन तंत्र उसे तोड़ता है। और सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव क्या बताएं? हाँ बताओ। हमारे पास कोई सेल वॉल नहीं है। कोशिका भित्ति पूरी तरह अनुपस्थित है। और ये सेल वॉल का ना होना ना, ये कोई कमी नहीं है, बल्कि एक मास्टर स्ट्रोक है। वो कैसे? देखिए, पौधों की कोशिकाएं सेल वॉल की वजह से ईंटों की तरह सख्त होती हैं, इसीलिए पौधे अपनी जगह से हिलडुल नहीं सकते। वो रिजिड होते हैं। लेकिन एनिमेलिया की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, वे पानी से भरे गुब्बारों की तरह लचीली होती हैं। इसी लचीलेपन ने लोकोमोशन या गति को संभव बनाया। मांसपेशियों का विकास हुआ, जानवर भाग सकते थे, तैर सकते थे, उड़ सकते थे। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि सेल वॉल के न होने से ही हम चल फिर पाते हैं। बिल्कुल। और गति करने के लिए मतलब शिकार पकड़ने या शिकारियों से बचने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम भी तो चाहिए। नर्वस सिस्टम। हाँ, एनिमेलिया में एक पूरा न्यूरोमोटर मैकेनिज्म विकसित हुआ, दिमाग और नसों का जाल। हम अपने आसपास के माहौल को सिर्फ महसूस ही नहीं करते, बल्कि बहुत तेजी से रिएक्ट भी करते हैं। फास्ट रिस्पॉन्स। साथ ही हम अतिरिक्त खाने को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में स्टोर करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ाते हैं। तो ये थे वो 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। ये पांचों मिलकर जीवन के लगभग हर रूप को कवर कर लेते हैं। ये एक बहुत ही सॉलिड और लॉजिकल सिस्टम है। लेकिन बायोलॉजी में कभी भी कुछ 100% परफेक्ट नहीं होता है ना? कभी नहीं। प्रकृति अक्सर हमारे बनाए डिब्बों से बाहर निकली जाती है। हाँ। और जो स्रोत हमारे पास हैं, उनमें कुछ ऐसे अपवाद या एक्सेप्शंस का जिक्र है जिन्हें विटेकर के इस शानदार सिस्टम में कहीं जगह नहीं मिली। वो वर्गीकरण से बाहर रह गए। और वो अपवाद बहुत दिलचस्प है। उन एक्सेप्शंस में सबसे पहला नाम तो वायरस का है। मुझे हमेशा ये अजीब लगता था कि वायरस को किसी किंगडम में क्यों नहीं रखा गया। क्या इसलिए क्योंकि ये पूरी तरह से जिंदा ही नहीं है? बिल्कुल। स्रोत में इन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा गया है। मतलब अगर कोई वायरस हवा में तैर रहा है या किसी टेबल पर पड़ा है, तो वो एक धूल के कण की तरह निर्जीव है, बस एक केमिकल। वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता। तो फिर वो अचानक से शरीर में जाते ही सक्रिय कैसे हो जाता है? वायरस की कहानी ना किसी ज़ॉम्बी फिल्म जैसी है। ज़ॉम्बी फिल्म? हाँ, देखिए, जीवन की सबसे बुनियादी शर्त होती है कोशिका का होना, सेल स्ट्रक्चर। लेकिन वायरस के पास अपनी कोई कोशिका नहीं होती, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। इसकी बनावट बहुत ही सिंपल है, बस एक आनुवांशिक सामग्री, या तो डीएनए या आरएनए, जेनेटिक मटेरियल। हाँ, जो एक प्रोटीन के कोट में पैक होती है, बस इतना ही। लेकिन जब ये किसी होस्ट या मेजबान कोशिका के अंदर घुसते हैं, तो ये उसकी पूरी सेल्यूलर मशीनरी और हाईजैक कर लेते हैं। बाप रे। ये मेजबान की ऊर्जा और संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी लाखों कॉपियां बनाने लगते हैं, और इसीलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। सेल के बाहर डेड, सेल के अंदर अलाइव। यानी जब तक इन्हें कोई शरीर न मिले ये डेड हैं। एकदम। और वायरस से भी छोटे और अजीब कुछ कण होते हैं, वायरॉइड्स। हाँ। स्रोत बताते हैं कि इनमें तो वो प्रोटीन का कोट भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये बस फ्री आरएनए के छोटे से नंगे टुकड़े हैं जो बस यूं ही घूम रहे हैं। लेकिन ये भी तबाही मचा सकते हैं। आलू का स्पिंडल ट्यूबर रोग इन्हीं वायरॉइड्स की वजह से होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सोचिए, बस जेनेटिक कोड का एक खुला हुआ टुकड़ा पूरे के पूरे पौधे को बीमार कर रहा है। ये वायरॉइड्स ये साबित करते हैं कि बीमारी पैदा करने के लिए आपको बहुत जटिल होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही जगह पर गलत कोड डालना ही काफी है। क्या बात है। और अपवादों की इस लिस्ट में एक और नाम है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था, लाइकेन। लाइकेन ये बहुत स्पेशल हैं। लाइकेन किसी किंगडम में इसलिए फिट नहीं बैठते क्योंकि वे असल में एक जीव है ही नहीं।
वे शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंगी का एक म्यूचुअलिज्म या सहजीवन है। दो अलग-अलग किंगडम्स का मिलन। मतलब प्लांटी किंगडम और फंगी किंगडम का एक परफेक्ट कोलैबोरेशन। शैवाल के पास क्लोरोफिल है तो वो प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाता है। और फंगी क्या करता है? कवक, जो कि एक बेहतरीन ढांचा बना सकता है, वो शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और जमीन से पानी और मिनरल्स सोख कर लाता है। दोनों मिलकर ऐसे माहौल में सरवाइव कर लेते हैं जहां वे अकेले मर जाएंगे। ये प्रकृति का सबसे बेहतरीन टीम वर्क है। हाँ, और मैंने स्रोत में पढ़ा कि ये लाइकेन पर्यावरण के बहुत बेहतरीन पोल्यूशन इंडिकेटर्स भी होते हैं, प्रदूषण सूचक। बिल्कुल, लाइकेन हवा की गुणवत्ता को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। खासतौर पे किस चीज को लेकर? खासतौर पर सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर। अगर किसी शहर या इलाके की हवा में प्रदूषण है तो वहां लाइकेन कभी नहीं उगेंगे। अच्छा। इसलिए अगर आपको किसी जंगल में पेड़ों की छाल पर लाइकेन दिखें तो आप समझ सकते हैं कि वहां की हवा बिल्कुल साफ है। वाओ, एक नेचुरल एयर क्वालिटी मॉनिटर। एकदम। और चूंकि ये दो अलग अलग किंगडम के जीवों का मिश्रण है, इसलिए विटेकर का सिस्टम इन एक अलग किंगडम के रूप में जगह नहीं दे पाया। ये क्लासिफिकेशन के बाहर रह गए। तो अगर हम इस पूरे विकासवादी सफर को समेटें तो हमने देखा कि कैसे मोनेरा ने बुनियादी प्रोकैरियोटिक जीवन की शुरुआत की, जिसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की थी। एक कोशिकीय शुरुआत। हाँ। फिर प्रोटिस्टा ने एक बहुत बड़ा जंप लिया और पहला सत्य केंद्रक यानी यूकैरियोटिक सेल बनाया। वो भी एक कोशिकीय थे। हाँ। उसके बाद फंगी ने मृत चीजों को रिसाइकिल करना शुरू किया, बहुकोशिकीय बनकर अपनी काइटिन वाली दीवारों के साथ। रिसाइक्लर्स। फिर प्लांटी ने सेल्यूलोज का कवच पहनकर सूरज की रोशनी से खाना बनाना सीखा, प्रोड्यूसर्स। और आखिरकार एनिमेलिया, जिन्होंने सेल वॉल को पूरी तरह त्याग दिया ताकि वो मूव कर सकें और होलोजोइक न्यूट्रिशन के जरिए दुनिया को कंज्यूम कर सकें। ये जो समरी आपने दी ना, ये दिखाती है कि जीवों का क्लासिफिकेशन कोई रैंडम लिस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रकृति के इवोल्यूशन का एक तार्किक क्रम है। हाँ। हर किंगडम ने जीवन की किसी न किसी चुनौती का समाधान निकाला है और परीक्षाओं के लिए इसे याद रखना बहुत जरूरी है। मोनेरा प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा पहले यूकैरियोटिक, फंगी काइटिन की सेल वॉल, प्लांटी सेलुलोज और एनिमेलिया कोई सेल वॉल नहीं। बिल्कुल। और परीक्षाओं के लिए मैं एक बेहतरीन मेमोरी हैक भी साझा करना चाहूंगी। बताइए। इन 5 जगत का क्रम याद रखने की एक ट्रिक है। माय पुअर फ्रेंड पिक्स एप्पल्स। M से मोनेरा, P से प्रोटेस्टा, F से फंगी, P से प्लांटी और A से एनिमेलिया। अरे वाह, ये तो बहुत आसान है। माय पुअर फ्रेंड पिक्स एप्पल्स, है ना? और एक और फैक्ट मेमोनिक है फंगी की सेल वॉल याद रखने के लिए। फन गाइज लाइक चिकन। फन गाइज फंगी और चिकन काइटिन। हाँ, चिकन से काइटिन। फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फन गाइज लाइक चिकन इज इक्वल टू चिटिन वॉल। हाँ, ये ट्रिक सच में एग्जाम के टाइम बहुत काम आती हैं। बहुत बढ़िया। तो इस सफर के आखिर में हमने जो वायरस की उस अजीबोगरीब स्थिति के बारे में बात की थी, उसके आधार पर मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? वो सवाल हमारी जीवन की परिभाषा को ही चुनौती देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई चीज या तो जीवित है या मृत है, मतलब एक बाइनरी सिस्टम, या तो ऑन है या ऑफ है। ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, लेकिन वायरस, वायरॉइड्स और यहाँ तक कि मोनेरा से लेकर एनिमेलिया तक का सफर देखकर क्या ये सोचना गलत होगा कि जीवन कोई फिक्स्ड स्टेट या निश्चित स्थिति नहीं है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव विचार है। आप कह रही हैं कि जीवन एक स्पेक्ट्रम है। हाँ, क्या जीवन असल में जटिलता का एक स्पेक्ट्रम है? स्पेक्ट्रम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी? शायद हाँ, एक स्पेक्ट्रम जिसके एक सिरे पर पूरी तरह से निर्जीव रसायन या केमिकल्स हैं। थोड़ा आगे बढ़ें तो वायरॉइड्स और वायरस हैं जो आंशिक रूप से जिंदा होने का नाटक करते हैं जब उन्हें कोई होस्ट मिल जाता है। बिल्कुल। फिर सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आते हैं, फिर यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा और दूसरे सिरे पर बहुत ही जटिल न्यूरोमोटर सिस्टम वाले बहुकोशिकीय जानवर और इंसान हैं। यानी प्रकृति शायद हमारी बनाई हुई सख्त परिभाषाओं और इन छोटे छोटे खानों में बंटना पसंद नहीं करती। प्रकृति तो बस बहती है। इवोल्यूशन कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इस स्पेक्ट्रम वाले उसका एक क्विक असेसमेंट। पहला सवाल, व्हिच किंगडम हैज प्रोकैरियोटिक सेल्स? इसका जवाब बिना सोचे आना चाहिए, मोनेरा। दूसरा सवाल, सेल वॉल ऑफ फंगाई इज मेड ऑफ? जवाब है काइटिन। और तीसरा,
हु प्रपोज्ड द 5 किंगडम सिस्टम? इसका आंसर R.H. विटेकर है। अब हम इस चैप्टर समरी की स्लाइड पर आते हैं। कोर समरी बताती है कि क्लासिफिकेशन हमारी पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाता है। एवोल्यूशन का फ्लो धरती पर सिंपल प्रिमिटिव मोनेरा से लेकर हाईली कॉम्प्लेक्स एनिमेलिया की तरफ कंटिन्यूअसली चलता रहा है। और बायोलॉजी में विटेकर का ये 1969 का सिस्टम ही सबसे स्टैंडर्ड और रिलायबल फ्रेमवर्क माना जाता है। यहाँ हमारा रिवीजन पूरी तरह से कंप्लीट होता है।